बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। स्टूडेंट्स, आज हम वर्क फॉर डे 3 से अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे विच इज फोटो सिस्टम, जिसमें हम इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। स्टूडेंट्स, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं ये चाहता हूं कि आप अपने बुक के पेज नंबर 118 पर आ जाइए, जहां पर हमने रेडॉक्स रिएक्शन की स्टडी की थी। स्टूडेंट्स, रेडॉक्स रिएक्शन को डिस्कस करते वक्त एक वर्ड जो था वो मेरे से गलत प्रोनाउंसिएट हो गया था। इंसान है, गलतियां हो जाती हैं। जब हमने ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी तो वहां पे ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन में पढ़ा गया था लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि वहां पे वर्ड लूज नहीं है, लॉस है, LOSS। ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लीजिए तो ये बेहतर हो जाएगा। अब हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 120 पे, फोटोसिंथेसिस। जैसा कि आप जानते हैं कि हम ALP के अकॉर्डिंग अपने लेक्चर्स को लेकर चल रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू ALP का जो आज हमारा टॉपिक है वो है फोटोसिंथेसिस। देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसमें हम प्लांट्स की डिस्कशन करते हैं। ठीक है, जो वर्ड मैंने फोटो सिस्टम की बात की है वो मतलब कह लीजिए एक मैकेनिज्म है जिसकी हम डिस्कशन फर्दर मोर लेक्चर्स में करेंगे। बहरहाल हम अभी फिल वक्त स्टार्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम पहले जो टर्मिनोलॉजी है उसको दो जगह डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं ताकि हमें फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन का पता चल सके इजी वे में। तो देखिए, दो वर्ड हैं, द फर्स्ट वर्ड इज फोटो एंड द सेकंड वर्ड इज सिंथेसिस। तो द वर्ड फोटो मींस लाइट। फोटो का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? लाइट, जिसको एक्चुअल में आप नाम देते हैं सनलाइट। क्या नाम देते हैं? सनलाइट, यानी सूरज की रोशनी। और सिंथेसिस मींस मैन्युफैक्चरिंग, यानी तैयार करना। इट मीन्स दैट कि ये एक ऐसा प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस जिसमें प्लांट्स लाइट की मौजूदगी में, सूरज की रोशनी में किसी चीज को तैयार करते हैं, किसी चीज को मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है जी, तो अब देखते हैं कि प्लांट्स की हैबिट क्या है। देखिए, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए, ये चीज हमने चैप्टर नंबर 3 में जो किंगडम्स का टॉपिक था वहां पे डिस्कस की थी कि एक तो प्लांट्स और एक प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स यानी जिनकी प्रॉपर्टीज प्लांट से रिलेट करती है, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज डिफरेंट होने की वजह से हम उनको प्लांट्स में, किंगडम प्लांटी में इंक्लूड नहीं कर सकते। लेकिन जो प्रॉपर्टीज मैच होती हैं उन बेसिस पर हम उनको प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। और ये हमने किंगडम प्रोटिस्ट्स में या प्रोटिस्टा में पढ़ा था। तो उस किंगडम में हमने ये पढ़ा था जो प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एल्गी, ये प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल में आता है। यूग्लिना, ये उसके एग्जांपल में आता है। ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं और प्लांट्स, ये इनको हम एक स्पेसिफिक मोड में हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। देखिए, जो वर्ड ऑटोट्रॉप्स है ये स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है प्लांट्स के लिए। ठीक है, क्योंकि प्रोटिस्ट जो है वो सारा दिन ये काम नहीं करते, इस वजह से इनको हम प्रॉपरली इस टर्म में रखा नहीं करते और इनके साथ ऑटोट्रॉप्स का वर्ड आता भी नहीं है। ये स्पेसिफिक टर्म है जो कि प्लांट्स के साथ
इंक्लूड की जाती है और उनका पार्ट समझी जाती है। तो ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं जी? प्लांट्स होते हैं। यानी ऑटोट्रॉफ्स का मतलब ये होगा कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड की प्रिपरेशन या फूड को प्रिपेयर खुद करते हैं, इटसेल्फ। ऑटो मींस इटसेल्फ, ठीक है। तो आइए अब इसे देखते हैं कि प्लांट और प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म लाइक एल्गी ये काम कैसे करेंगे, अपना खाना खुद कैसे तैयार कर रहे हैं। देखिए, ये अपना खाना खुद ऐसे तैयार करेंगे। पहले तो हमें ये समझना है कि खाना यानी उनका जो फूड है, फूड स्टफ है, वो किस फॉर्म में होगा। तो यहां पे एक लाइन राइट की गई है कि ऑर्गेनिजम्स जो प्रिपेयर करेंगे देयर ऑन फूड, यानी अपना खाना इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, यानी एक्चुअल में जो फूड रिक्वायरमेंट है जो उन्होंने इस प्रोसेस के थ्रू बनाना है वो क्या है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज फूड स्टफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। यानी प्लांट्स जो कि ऑटोट्रॉफ्स हैं और उनसे रिलेटेड जो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स का नाम दे रहे हैं, जिनके बारे में हमने चैप्टर नंबर 3 में आपको फिर ये बात रिकॉल करवा रहा हूं, जिस चैप्टर नंबर 3 में किंगडम्स के टॉपिक में हमने पढ़ा था प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स के बारे में। ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि इटसेल्फ अपना खाना खुद तैयार करते हैं अपनी बॉडीज के अंदर। देखिए, इटसेल्फ खाना तैयार करने का मतलब ये नहीं है कि आप जिस तरह घर में खुद खाना तैयार करते हैं, ऐसा नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल आप चिकन बना रहे हैं, घर में मटन बना रहे हैं, तो इसके लिए चिकन और मटन आप पहले लेकर आते हैं, फिर उसको आप प्रिपेयर करते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो चिकन आप लेकर आ रहे हैं या मटन वगैरह, वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं। इससे हमारी जो डेफिनेशन है वो डिफरेंट हो जाती है कि हम लोग जो हैं वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड हैं। डिपेंड का मतलब कि हम उन पर मुनहसर हैं, ठीक है। तो जब हम उन पे डिपेंड करते हैं तो इस बेस पर हमारे लिए जो टर्मिनोलॉजी है वो एक्चुअल में हेटेरोट्रॉफ्स की है। हेटेरोट्रॉफ्स यानी वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद तैयार नहीं कर सकते इनसाइड द बॉडी और दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं, जबकि प्लांट्स ऐसे नहीं हैं। प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स जो है वो अपना फूड स्टफ जो है वो अपनी बॉडी के इनसाइड एक स्पेसिफिक प्रोसेस के थ्रू तैयार करते हैं और उसी प्रोसेस का नाम हम क्या देते हैं? फोटोसिंथेसिस। ठीक हो गया जी। तो ये एक्चुअल में एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपने याद रखनी है। यहां पे कुछ चैप्टर्स के रेफरेंसेस हैं जो कि मैं आपको दूंगा, जो कि हमने बातें प्रीवियस चैप्टर में पढ़ी हैं, वो थोड़ी थोड़ी जो है वो इस चैप्टर से रिलेट करती हैं। ठीक है जी। तो आइए अब देखते हैं वो प्रोसेस कौन सा है। देखिए, वो जो प्रोसेस है वो एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस की एक इक्वेशन है, जो इक्वेशन लिख के हम समझ सकते हैं कि एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस होती कैसे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी एक डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन पर जाते हैं और प्रॉपरली ये चीज समझते हैं कि वो कंपोनेंट्स जो इस प्रोसेस के लिए जरूरी हैं, या फिर आप उन कंपोनेंट्स को रॉ मटेरियल भी कह सकते हैं, वो कैसे प्लांट के इनसाइड यानी प्लांट के अंदर आते हैं और फिर कैसे फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन स्टार्ट होता है। तो ये आपके सामने एक मैंने सिंपल सी डायग्राम बनाई है। ये डायग्राम बुक में नहीं है, ये मैंने आप कह लीजिए एडिशनल बनाई है ताकि मैं आपको वो कंपोनेंट्स बता सकूं। देखिए, अगर हम बात करते हैं इस डायग्राम की, तो एक पॉटेड प्लांट है, ठीक है, एक गमला है जिसमें आप ये देख सकते हैं कि यहां पर मैंने एक हेडिंग दी है, इट इज रूट्स। क्या है? रूट्स, जड़ें, ठीक है। और रूट्स के आगे बिल्कुल आप देख सकते हैं थिन लेयर्स मौजूद होती हैं कॉल्ड रूट हेयर्स। तो रूट्स और रूट हेयर्स ये अवेलेबल होती हैं आप कह लीजिए प्लांट की बेस में। और आप देख सकते हैं कि जो पॉटेड प्लांट है यहां पे सारे का सारा क्या हमारे पास अवेलेबल होता है? सॉइल, यानी जरखेज मट्टी। और याद रखिए, सॉइल में बहुत इंपॉर्टेंट क्या मौजूद होते हैं? मिनरल्स। क्या मौजूद होते हैं? मिनरल्स। अब देखिए, जो वाटर है, आपने अक्सर देखा होगा सुबह के वक्त जब आपके वालिदैन या आपके
दादा अबू वगैरह जो आपके रिश्तेदार, वो जब सुबह उठ के प्लांट्स को पानी देते हैं, तो अगर वो फॉर एग्जांपल प्लांट्स के पौधों के ऊपर पानी लगा रही हैं तो उसका उन पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता। सिर्फ कह लीजिए कि उनकी जो स्किन है, जो उनकी जिल्द है, यानी लीव्स वगैरह उनकी आगे से कह लीजिए शूट्स वगैरह, वो सिर्फ गीली होती हैं, उनका कोई इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर वही पानी सॉइल में जाए, वाटर को आप सॉइल में ऐड करें, तो होता कुछ इस तरह कि सॉइल के अंदर वाटर आकर ऐड हो जाता है, यानी सॉइल प्लस वाटर, जिसको हम यूं कह सकते हैं कि एक्चुअल में मिनरल्स जितने भी होंगे उस सॉइल में और वाटर, ये आपस में मिल जाएंगे और एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन बन जाएगा। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, याद रखिए कि यहां पर प्लांट के स्पेसिफिक टिश्यूज होते हैं। क्या होते हैं स्पेसिफिक टिश्यूज? कॉल्ड जाइलम टिश्यूज। क्या नाम देते हैं स्टूडेंट्स? जाइलम टिश्यूज। जाइलम टिश्यूज की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये जिम्मेदारी होती है कि इन्होंने वाटर को अपटेक करना होता है, यानी सॉइल में जितना पानी है उसको लेकर जाना है एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी जो सबसे अपर पोर्शन है, जो कि हम कंसीडर करते हैं जी लीव्स तक वो पानी जाएगा, ठीक है जी। अब जब वाटर जाता है, जब जाइलम टिश्यू जब ज्यादा सारे कंबाइन करते हैं तो एक्चुअल में क्या बन जाती हैं? जाइलम ट्यूब्स। तो देखिए ये जो जाइलम ट्यूब्स हैं, ये जब इस वाटर को लेकर जाती हैं तो एक्चुअल में ये वाटर अकेला नहीं होता, इस वाटर के साथ वो मिनरल्स भी होते हैं जो कि वाटर के साथ कंडक्ट होते हैं और प्लांट के अपर पोर्शन तक पहुंचते हैं, यानी लीव्स तक। तो पहला रॉ मटेरियल जो हो गया इस प्रोसेस के लिए कंप्लीट, वो एक्चुअल में हमारे पास क्या होता है? वाटर। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब क्या होता है देखिए कि आपके पास ये लीव्स हैं, लीव्स में मैंने आपको शो करवाने की कोशिश की है कि यहां पे कुछ पोर्स होते हैं। पोर्स मीन सुराख होते हैं और उन पोर्स को क्या कहते हैं? स्टोमेटा। क्या कहते हैं? स्टोमेटा। तो जो स्टोमेटा होता है ये एक्चुअल में कहां पाया जाता है जी? आप कह सकते हैं लीव्स में। तो लीव्स में जो स्टोमेटा है उसकी डायग्राम कुछ इस तरह की है और इसके बारे में, स्टोमेटा के बारे में हमने चैप्टर नंबर 4 सेल में थोड़ी सी डिस्कशन की थी और जब वो आपको चैप्टर पढ़ाया गया था तो आपको वहां पे रेफरेंस दिया गया था कि हम ये बात दोबारा प्रॉपरली चैप्टर 7 में डिस्कस करेंगे, बायो एनर्जेटिक्स। ठीक है, तो जैसे कि स्टूडेंट आपको मैंने बताया कि यहां पे स्टोमेटा है, तो एक्चुअल में स्टोमेटा की डायग्राम कुछ इस तरह की होती है। ठीक है जी, जिसमें ये आपके पास इनसाइड जो स्ट्रक्चर है इसे स्टोमा कहते हैं और ये जो आउटर लेयर्स हैं वो इसको कवर कर रही हैं, कॉल्ड गॉड सेल्स। तो ये मैं बल्कि आपको बनाकर बता देता हूं, ये इसको चेंज कर लेते हैं कलर को ताकि ये आपको समझ आए। ये एक्चुअल में ओपनिंग है, ये एक्चुअल में क्या है? ओपनिंग। ये इनसाइड स्ट्रक्चर मौजूद है, तो इसी वजह से ये साथ मैंने राइट किया कि ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा ड्यूरिंग डे टाइम, कि दिन के वक्त ये जो स्टोमेटा होता है ये ओपन हो जाता है। ओपन होने की वजह से जो इन्वायरमेंट में एयर होती है, क्या चीज? इन्वायरमेंट में आपके पास जो इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट में एयर होती है और आप ये बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि एयर में दो गैसेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट इज द कार्बन डाइऑक्साइड एंड सेकंड इज ऑक्सीजन। तो इस वक्त जो प्लांट्स की जरूरत है इस एयर में से वो एक्चुअल में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ये इस स्टोमेटा के अंदर जाती है और जैसे ही अंदर जाती है तो इनसाइड जाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड के जैसे ही वो अंदर जाती है स्टोमेटा के, तो वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट सेल्स मौजूद होते हैं कॉल्ड मीजोफिल सेल्स। तो ये मीजोफिल सेल्स में सारी कार्बन डाइऑक्साइड चली जाती है। तो अब आप ये देख सकते हैं कि जो दूसरा रॉ मटेरियल है वो क्या है हमारे पास? कार्बन डाइऑक्साइड।
तो स्टूडेंट्स ये देखिए कैसे एक अल्लाह का कुदरती निजाम है जिसके जरिए ये दो रॉ मटेरियल प्लांट्स की बॉडी के अंदर स्पेसिफिक कह लीजिए स्पेसिफिक वे से ट्रेवल करते हैं। अब एक्चुअल में हमारा जो कह लीजिए जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, वो क्या थी कि हमने फूड बनाना है इन दी फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, और हम सब ये जानते हैं कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। इसीलिए मैंने बिल वक्त सामने आपके राइट कर दिया C6H12O6, ठीक है। और साथ आपको पता है एक बाय प्रोडक्ट बनती है विच इज कॉल्ड ऑक्सीजन। अच्छा जी, पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि ग्लूकोज बना कैसे, फिर मैं आपको ये बताता हूं कि ऑक्सीजन को बाय प्रोडक्ट क्यों कहा गया। देखिए आपको ये पता है कि यहां पे कार्बन कितने हैं, 6। तो जैसा कि मैंने आपको ये रिएक्शन पहले भी करवाया है, तो आप ये देख सकते हैं कि यहां पर कार्बन एक सेपरेट एलिमेंट है जो है 1। तो आप क्या करेंगे कि इसके पीछे मोल्स में आप 6 लगा देंगे, 6 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कार्बन कितने आ जाएंगे, 6। देखिए अब आप ये देख सकते हैं कि हाइड्रोजन 12 है। एक तो सिंपल रिएक्शन होता है कि मैं अगर सिर्फ यहां पे, क्योंकि हाइड्रोजन 2 है रिएक्टेंट्स में, अगर मैं यहां पे 6 लगा दूं तो ये 12 हो जाएंगे। लेकिन एक्चुअल में जो बुक में रिएक्शन है वहां पे थोड़ी सी कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया गया, डबल कर दिया गया। कैसे कि यहां पे H2 है, इसके पीछे 6 की बजाय 12 लिखा हुआ है। अब ये 12 का मतलब कि हाइड्रोजन कितने हो गए, 24। उन 24 में से 12 हाइड्रोजन यहां पे आ जाते हैं, बाकी कितने बचे स्टूडेंट्स, 12। तो वो 12 हाइड्रोजन जो है वो सेपरेट आ जाएंगे इस तरह। हाइड्रोजन क्योंकि डायटॉमिक होता है हम H2 लिखेंगे, और 12 करने के लिए हम इसके पीछे 6 लगा देंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा अब आप ये देख सकते हैं कि ये 12 हाइड्रोजन तो हो गए, लेकिन अभी ऑक्सीजन जो है वो इसमें सेपरेट है। यहां पे ऑक्सीजन 1 है, तो 12 जैसे ही यहां पे मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो ये 12 ऑक्सीजन बन जाएंगे, जिसमें से 6 ऑक्सीजन यहां पे आ जाएंगे, और आप यहां पे सिर्फ O लिखेंगे यानी ऑक्सीजन, वो 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 ऑक्सीजन यहां पे कंप्लीट हो जाएंगे। अब रिएक्टेंट्स में स्टूडेंट्स आपके पास सिर्फ यहां पे क्या चीज बच गई है स्टूडेंट्स, 6O2 यानी 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स। तो अब आप देखिए कि यहां पर आपके पास ऑक्सीजन 2 लिखे हुए हैं, क्या लिखे हुए हैं, 2, सॉरी ये 6 नहीं है, 6 2 क्या हो जाएंगे, 12, 6 2 12, जबकि यहां पे ऑक्सीजन 2 है। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप इसके पीछे 6 लगा देंगे तो ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे, 12। और क्योंकि ये ऑक्सीजन एक गैस है तो इसके साथ एक हेडेड एरो लगा देंगे। इट मींस दैट कि ये क्या है, ये बाहर इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाएगी। तो इस रिएक्शन के थ्रू आप देख सकते हैं कि हमारा जो फूड स्टफ है, हमारा फूड स्टफ जो है उसका इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है यानी ग्लूकोज, वो प्लांट्स ने खुद प्रिपेयर कर लिया, और उसके लिए उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो रॉ मटेरियल हैं वो यूज किए हैं। लेकिन स्टूडेंट्स ये रिएक्शन इस तरह कंप्लीट हो नहीं सकता, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट अभी तक हमने ऐड नहीं किया जिसके बगैर ये रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हो सकता। और वो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है वो हमारे पास क्या है, सनलाइट। तो सनलाइट को यहां पे रिएक्टेंट्स में लिखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमने बात ही यहां से स्टार्ट की थी कि सनलाइट होगी तब ही मैन्युफैक्चरिंग होगी फूड की। तो सनलाइट को यहां पे राइट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। और एक और कंपोनेंट होता है, आपने देखा कि मैंने पूरा जो स्ट्रक्चर है वैसे ग्रीन बना दिया है, लेकिन एक्चुअल में जब हम पॉटेड प्लांट देखते हैं तो उसमें जितना भी लीफ का स्ट्रक्चर होता है वो सारा ग्रीन होता है, और जो ग्रीनिश कलर होता है एक्चुअल में हम उसको क्या नाम देते हैं, क्लोरोफिल। इसको हम एक्चुअल में कहते हैं जी ये ग्रीन पिगमेंट है, कॉल्ड क्लोरोफिल। तो ये आप कह सकते हैं कि ये वो रिएक्टेंट्स हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, इन चारों का होना जरूरी है, तब ही प्लांट्स जो है इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे और अपनी प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट्स बनाएंगे। अब क्योंकि प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, अब हम चलते हैं वर्ड
प्रोडक्ट की तरफ और बाय प्रोडक्ट की। देखिए प्लांट्स की जो रिक्वायरमेंट है, जो जरूरत है, वो एक्चुअल में फूड है, जैसा कि हमने पहले देखा, और जो फूड स्टफ है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो एक्चुअल में ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज। तो हम ये कह सकते हैं यहां पर कि ग्लूकोज जो है वो प्लांट की रिक्वायरमेंट है, जो बनना जरूरी है। दैट्स व्हाई ग्लूकोज इज कंसीडर्ड एज प्रोडक्ट। ठीक हो गया जी। लेकिन ऑक्सीजन और वाटर जो है, जो यहां पे बन रहे हैं, जिसमें ऑक्सीजन स्पेसिफिकली, ये बाय प्रोडक्ट है। बाय प्रोडक्ट क्यों है स्टूडेंट्स? उसकी रीजन क्या है? तो उसकी रीजन ये है कि ये एक एडिशनल प्रोडक्ट है। एडिशनल के प्लांट्स को ये जरूरत नहीं थी, इन्होंने अपनी बॉडी से इसको रिलीज कर दिया। ठीक है, लेकिन इसको बनाना प्लांट की जरूरत नहीं थी। ये वो बाय प्रोडक्ट है जो सिर्फ प्लांट्स बना देते हैं, ये रिलीज हो जाती है, इन्वायरमेंट में आ जाती है, और इन्वायरमेंट में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए ये ऑक्सीजन जो है बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेसिफिकली ह्यूमन बींग्स। इसीलिए आपने देखा होगा अगर आप बीमार वगैरह होते हैं तो अक्सर डॉक्टर्स कहते हैं कि बेटा आप मॉर्निंग वॉक किया करें, सुबह के वक्त जागकर ऐसी जगह जाया करें जहां पे ज्यादा से ज्यादा दरख्त हो, ज्यादा से ज्यादा ट्रीज हो। क्यों? सुबह के वक्त जब जैसी सनलाइट आती है तो प्लांट अपना ये प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं, जिस वजह से वहां पे आप कह सकते हैं कि फ्रेश ऑक्सीजन जो है वो आपको अवेलेबल होती है, जिसकी वजह से आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो भी फिल्टर फॉर्म में रहता है, क्योंकि एक फिल्टर फॉर्म में ही ऑक्सीजन आपको मिल जाती है। वरना अगर आप अपना बाहर का एनवायरनमेंट देखें तो जितनी व्हीकल्स वगैरह चल रही हैं, जिस तरह के कार्स, बाइक्स एटसेट्रा, तो इनमें पेट्रोल के यूज की वजह से बहुत ज्यादा ऐसे डेंजरस या कह लीजिए ऐसे केमिकल्स हैं जिन्होंने हमारी ऑक्सीजन को इम्प्योर किया हुआ है। हम उसी को इनसाइड ले जाते हैं, जिस वजह से हमें काफी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। इसीलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं एक यूज कि प्लांट्स की जरूरत नहीं है ऑक्सीजन को बनाना। प्लांट की जो बेसिक जरूरत है वो क्या थी एक्चुअल में? वो फूड स्टफ में ग्लूकोज को बनाना। लेकिन ऑक्सीजन जो है वो एक एज अ बाय प्रोडक्ट है, और ये इन्वायरमेंटल जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये प्लांट की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि वो हमारे लिए स्पेसिफिकली इस ऑक्सीजन को बना रहे हैं। इसीलिए प्लांट्स को लगाना जरूरी है, इसीलिए प्लांट्स का हमारे इन्वायरमेंट में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी। तो ये स्टूडेंट वो प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट्स अपना फूड जो है वो क्या करेंगे? प्रिपेयर करेंगे। तो ये एक बेसिक प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, जिसके जरिए आप देख सकते हैं कि प्लांट अपना खाना, अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। तो आइए अब जरा बुक की रीडिंग के साथ इसको देखते हैं कि बुक में जो रीडिंग है वो हमें क्या बताती है। जी स्टूडेंट्स, आप बुक के पेज नंबर 120 पर आ जाइए। टॉपिक आपके पास फोटोसिंथेसिस। तो सबसे पहले डेफिनेशन है जी, इसको रीड करते हैं जी कि फोटोसिंथेसिस इज द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। किसकी सिंथेसिस है? ग्लूकोज, यानी फूड बनाने का मेथड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जिसके लिए हमें एक कार्बन डाइऑक्साइड, एक वाटर चाहिए, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। किसकी मौजूदगी में? सनलाइट एंड क्लोरोफिल, विद ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट, और उसमें ऑक्सीजन क्या होगी? बाय प्रोडक्ट। अच्छा स्टूडेंट, एक चीज और है यहां पे कि सवाल तो ये है कि ऑक्सीजन तो एनवायरनमेंट में आया तो वाटर के साथ क्या होगा? देखिए, क्योंकि सनलाइट मौजूद है, वाटर है, तो यहां पे इस वाटर की इवेपोरेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इवेपोरेशन हो जाएगी। अगर आप थोड़ी सी चेंजेस करें इसी रिएक्शन में, तो आप यहां पे अगर 6 लिख देते, फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन 6 के साथ मैंने आपको पहले भी करवाया है, तो 6 लिखने से यहां पे ये वाटर की मतलब वाटर नहीं बनता, ठीक है, सिर्फ ग्लूकोज बनता है प्रोडक्ट और ऑक्सीजन बनती है बाय प्रोडक्ट। लेकिन अगर वाटर की कंसंट्रेशन को रिएक्टेंट्स में आप ज्यादा कर लेंगे तो जो बाय प्रोडक्ट बननी है उसमें वाटर भी बाय प्रोडक्ट कंसीडर होगी, लेकिन ये वाटर सनलाइट की वजह से इवेपोरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इवेपोरेट। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे लिखा हुआ स्टूडेंट्स के फोटोसिंथेसिस इज एन एनाबॉलिक प्रोसेस।
एनाबॉलिक का मतलब मैन्युफैक्चरिंग, वर्ड आपको ब्रैकेट में नजर आ रहा होगा बिल्डिंग, बिल्डिंग यानी तैयार करने वाला, क्योंकि ये वर्ड जो एनाबॉलिक है ये वर्ड आया है एनाबॉलिज्म से, और एनाबॉलिज्म का प्रोसेस हमने चैप्टर 6 एंजाइम्स में पढ़ा था। ठीक है, एंजाइम्स में हमने जो प्रॉपर टर्म थी वो पढ़ी थी मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिज्म की आगे दो टाइप्स थी, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म वो प्रोसेस होता है जिसमें मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं और कंबाइन होकर, बल्कि आप यूं कह लीजिए एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं और एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल बना देते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो हैं ये हैं तो मॉलिक्यूल, लेकिन इनके एटम्स आपस में स्पेसिफिक वे से कंबाइन होंगे और एक मॉलिक्यूल बिल्ड हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, विच इज कॉल्ड ग्लूकोज। तो ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है एंड इट इज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बायो एनर्जेटिक्स इन लिविंग सिस्टम, और लिविंग सिस्टम के अंदर बायो एनर्जेटिक्स के लिए बहुत जरूरी है। अब यहां पे वर्ड बायो एनर्जेटिक्स क्यों आया है? क्योंकि एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है प्लांट्स के अंदर। सनलाइट एज अ लाइट के तौर पे आ रही है, लाइट एनर्जी, और प्लांट के अंदर आकर वो लाइट एनर्जी केमिकल रिएक्शंस में कन्वर्जन कर रही है, और केमिकल रिएक्शन जो है वो केमिकल एनर्जीज बनती जा रही हैं। अब देखिए जो ग्लूकोज बना है, ग्लूकोज का जब फॉर्मूला हम राइट करते हैं तो ग्लूकोज के अंदर स्पेसिफिक बॉन्ड्स बन जाते हैं, और उन्हीं बॉन्ड्स के अंदर ये केमिकल एनर्जी आकर क्या हो जाती है? स्टोर्ड हो जाती है। क्या हो जाती है? स्टोर्ड। अब ग्लूकोज जो है वो प्लांट की बॉडी के अंदर स्टोर रहेगा, जब जरूरत पड़ेगी प्लांट उस ग्लूकोज को यूटिलाइज करेंगे और एनर्जी रिलीज होगी, और उसी एनर्जी से प्लांट्स अपनी बॉडी की वो तमाम एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे जो वो करना चाहते हैं। इसलिए यहां पे वर्ड बायो एनर्जेटिक्स आया है, जो कि एक्चुअल में हमारे टॉपिक का नाम, सॉरी हमारे चैप्टर का नेम है। ठीक है जी। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल पाथवे। बायो मीन्स लाइफ, केमिकल मीन्स केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, पाथवे, एंड नियरली ऑल लाइफ डिपेंड्स ऑन इट। यहां पे वर्ड लाइफ जो है वो फिल वक्त प्लांट्स के लिए यूज की गई है। ठीक है, उनकी लाइफ जो है वो इसी रिएक्शन पर डिपेंड करती है, क्योंकि अगर प्लांट्स ने सरवाइव करना है, जिंदा रहना है, तो उसके लिए उनकी बॉडी में एनर्जी का होना जरूरी है, और वो एनर्जी की मैन्युफैक्चरिंग तब ही होगी जब प्लांट्स के पास फूड होगा, क्योंकि फूड वो सोर्स है जो प्लांट्स को एनर्जी देता है। It comprises many coordinated biochemical reactions that occurs in plant. Some protists, algae and some bacteria. वही बात आ गई, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, और मैंने आपको एल्जी बताया जो कि प्रोटिस्ट किंगडम में हमने पढ़ा था, जिनको हम एक्चुअल में प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी में ग्रीन पिगमेंट मौजूद होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, और सनलाइट की मौजूदगी में यह सारा प्रोसेस अकर होता है। अब उन्होंने कहा नीचे एक जर्नल रिएक्शन है, वो आप देख सकते हैं वो रिएक्शन, और सामने व्हाइट बोर्ड पे सेम रिएक्शन है। आगे चलते हैं जी, इनटेक ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करना। प्लांट इन चीजों को इनटेक करती हैं। प्लांट्स जो है ये चीजें इनके लिए रॉ मटेरियल है प्लांट्स के लिए। वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर द रॉ मटेरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। Plants have mechanisms for the intake and transport of these raw materials, यानी उनके पास एक स्पेशल जो है वो मैकेनिज्म है जिसके थ्रू प्लांट जो है वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को एक से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह अगर वाटर की बात कर ली जाए तो जाइलम ट्यूब जो हैं ये इनके मैकेनिज्म में एक इंपॉर्टेंट ट्यूब है जो वाटर को आप कह लीजिए बॉटम पार्ट से यानी नीचे रूट से ऊपर तक लेकर आती हैं, यानी ट्रांसपोर्ट करवाती हैं जाइलम ट्यूब्स प्लांट के अंदर वाटर को, जिनके साथ मिनरल्स भी चलते हैं। तो यही आगे राइट किया गया जी कि वाटर प्रेजेंट इन सॉइल, सॉइल इज एब्जॉर्ब बाय रूट्स एंड रूट हेयर्स थ्रू ऑस्मोसिस। देखिए ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस था जो हमने चैप्टर नंबर 4 में रीड किया था। This water is eventually transported to leaves through xylem vessels. Vessels की जगह वर्ड आप ट्यूब्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, वेसल्स का मतलब
ट्यूब होता है या ट्यूब्स। द एयर दैट एंटर्स लीव थ्रू टाइनी पोर्स स्टोमेटा रीचेस इनटू द एयर स्पेसेस प्रेजेंट अराउंड मेसोफिल सेल्स। तो ये आप देख सकते हैं कि कैसे स्टोमेटा के थ्रू ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट के अंदर आती है। वो भी मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया विद डायग्राम कि इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड ट्रेवल करके आती है। दिस एयर कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड, यानी एयर में से सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी किया जाएगा, विच गेट एब्जॉर्ब्ड इन द थिन लेयर ऑफ वाटर, और वो वाटर तक पहुंचेगी सराउंडिंग मेसोफिल सेल्स। From here carbon dioxide diffuses into the mesophyll cells. Diffuses word भी diffusion से है सॉरी, और diffusion का प्रोसेस भी सेम चैप्टर नंबर 4 में हमने पढ़ा था कि किसी भी चीज का हायर से लोअर कंसंट्रेशन आना। प्लांट की बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड एक हिसाब से कह लीजिए कि नहीं अवेलेबल या कम मौजूद है, जबकि इन्वायरमेंट में ज्यादा है। तो इन्वायरमेंट से प्लांट की बॉडी में आएगी, यानी हायर से लोअर कंसंट्रेशन आएगी, तो इसीलिए वर्ड डिफ्यूजन का यूज हुआ है। तो ये स्टूडेंट असल में प्रोसेस है, पूरा एक प्रोसेस जिसके जरिए प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और उसके रिजल्ट में ऑक्सीजन को बाय प्रोडक्ट बनाकर इन्वायरमेंट में रिलीज कर देते हैं। यहां पे स्टूडेंट मैं एक बात और एडिशनल करना चाहूंगा, वो ये कि अक्सर हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में ये पढ़ा हुआ है कि फोटोसिंथेसिस जो है वो डे टाइम होती है, जबकि रेस्पिरेशन यानी सांस लेने का जो अमल है, प्रोसेस है, वो रात के वक्त होता है। ऐसा नहीं होता स्टूडेंट्स, क्योंकि जो रेस्पिरेशन है, सांस लेने का प्रोसेस है, वो साइड बाय साइड प्लांट्स के इनसाइड हो रहा होता है। अब यूं तो नहीं हो सकता कि सारा दिन प्लांट ऑक्सीजन को यूटिलाइज ही ना करें, रेस्पायर ही ना करें। जब तक वो सांस नहीं लेंगे तब तक तो वो जिंदा रह ही नहीं सकते, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्यों कहला रहे हैं। ठीक है, तो होता ये है कि जितनी ऑक्सीजन चाहिए होती है वो यूटिलाइज कर लेते हैं, बाकी वो स्पेसिफिक वे से एनवायरनमेंट में आ जाती है। तो ये स्टूडेंट्स आज हमारा वर्क फॉर डे 3 था, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसी से रेलिवेंट आगे हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। आज हमारा वर्क फॉर डे 3 जो है वो फोटोसिंथेसिस पर आज यहीं पर कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, आज हम वर्क फॉर डे 4 से अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, विच इज मैकेनिज्म्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में हम फर्दर मोर फोटोसिंथेसिस की डिस्कशन करेंगे। आपको याद होगा स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में प्रॉपरली फोटोसिंथेसिस की डिस्कशन स्टार्ट कर दी थी। हमने इनटेक ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज अ रॉ मटेरियल के तौर पे उनकी डिस्कशन भी कर ली थी, और ये भी देखा था कि कैसे एक केमिकल इक्वेशन के थ्रू प्लांट्स अपने फूड की प्रिपरेशन करते हैं, और इसको उसी इक्वेशन को चलाते वक्त हमने कार्बोहाइड्रेट्स यानी ग्लूकोज को प्रिपेयर किया। उसके साथ साथ एनवायरमेंटल ऑक्सीजन बनी, जो कि ह्यूमन और बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए जरूरी है, और उसके साथ कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स बने थे। अब स्टूडेंट्स, हम फोटोसिंथेसिस में कुछ एडिशंस करने जा रहे हैं। हम देखेंगे कि ये जो फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म है, ये प्रोसेसिंग में होता कैसे है। हमने तो सिंपल एक इक्वेशन लिख ली थी, ठीक है, और उसको समझ लिया था बैलेंस करके, लेकिन उस इक्वेशन में कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के लीफ के मेसोफिल सेल के अंदर जाकर कैसे काम करता है और कैसे ग्लूकोज बनता है, इसी तरह वाटर कैसे जाकर लीफ के अंदर अपनी एक स्पेसिफिक प्रोसेसिंग करता है,
सनलाइट का क्या रोल है, इन तमाम जो रॉ मटेरियल हैं, जो कि 4 रॉ मटेरियल्स थे हमारे पास एज अ रिएक्टेंट, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट, हमने इनके मैकेनिज्म के बारे में पढ़ना है। तो बेटा इस चीज को डिस्कस करने के लिए आप याद रखिए कि जब भी फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म पढ़ा जाता है, इसको 2 फेजेस में डिवाइड किया जाता है। कितने फेजेस में डिवाइड किया जाता है? 2। ठीक है जी। द फर्स्ट फेज इज लाइट रिएक्शंस एंड द सेकंड फेज इज डार्क रिएक्शन। आपके सामने मैंने मेंशन किया कि 2 फेजेस हैं, पहला लाइट रिएक्शंस का फेज होगा और दूसरा डार्क रिएक्शंस। अब देखिए वर्ड के मीनिंग्स पर अगर जाएं तो आप ये सोच रहे होंगे कि लाइट रिएक्शन से मुराद ऐसे रिएक्शन जिसमें लाइट अवेलेबल होगी और डार्क रिएक्शन से मुराद ऐसे रिएक्शन जिसमें लाइट अवेलेबल नहीं होगी। तो बेटा बात कुछ इसी तरह की ही है। ठीक है, तो लाइट रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जिन रिएक्शंस में सनलाइट का होना जरूरी है, सनलाइट का होना जरूरी है। ठीक है, और डार्क रिएक्शन वो हैं जिनके लिए सनलाइट का होना जरूरी नहीं है। ठीक है जी, ये बातें भी क्लियर हो गई। अब जरा लाइट रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअल में लाइट रिएक्शन है क्या। देखिए लाइट रिएक्शंस वो रिएक्शंस हैं जैसा कि अभी बात की जिसमें लाइट एनर्जी होगी। स्टूडेंट्स लाइट से मुराद यहां पे आपको पता होना चाहिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं, सनलाइट की। ठीक हो गया, सनलाइट एनर्जी का होना जरूरी है। ये सनलाइट एनर्जी जब प्लांट के ऊपर आकर गिरती है तो प्लांट का जो ग्रीन पिगमेंट होता है विच इज कॉल्ड क्लोरोफिल, वो इस सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी हम कह सकते हैं कि वो सनलाइट सारी की सारी कैप्चर्ड हो जाती है, कैप्चर हो जाती है, जमा हो जाती है प्लांट के लीव्स में। अब जब लीव्स में सनलाइट कैप्चर होती है तो एक्चुअल में क्लोरोफिल जो कि एक ग्रीन पिगमेंट है वो उस सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। और उसके साथ साथ ये याद रखिए कि वो सनलाइट जो है इतनी पावरफुल है और यूजफुल है कि जैसे ही वो क्लोरोफिल में आकर एब्जॉर्ब होती है तो एब्जॉर्प्शन के बाद कुछ हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स बना देती है। क्या बना देती है? हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स। और वो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स क्या हैं स्टूडेंट्स? पहला मॉलिक्यूल है एटीपी और दूसरा है NADPH। ठीक है, अभी हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ये 2 ही मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी बात की गई है, तो हम इन्हीं को पहले समझ लेते हैं। देखिए जहां तक बात एटीपी की है तो हमने ब्रीफली एक लॉन्ग क्वेश्चन एटीपी पर डिस्कस किया था कि एटीपी स्टैंड फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, और एटीपी के दरमियान हमने पढ़ा था जो फॉस्फेट होता है इनऑर्गेनिक वो केमिकल बॉन्ड्स बना के रखता है और जैसे ही एक भी बॉन्ड टूटता है तो 7300 कैलोरीज एनर्जी जो है वो क्या होती है? रिलीज होती है। और उसी एनर्जी को यूज करके प्लांट्स क्या करते हैं? अपनी लाइफ की एक्टिविटीज, और फिर फूड स्टफ के जरिए वो एनर्जी रिसाइकल भी हो जाती है। ये तो हमने एटीपी के बारे में डिटेल में पढ़ा था। देखिए जिस तरह एटीपी एक एनर्जी सोर्स मॉलिक्यूल है जो कि एनर्जी को स्टोर करता है अपने केमिकल बॉन्ड्स में, इसी तरह NADPH भी एक एनर्जी की टाइप है। ठीक है, ये एक्चुअल में एक कोएंजाइम है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कोएंजाइम क्या होता है, तो स्टूडेंट्स आपको याद होगा हमने चैप्टर 6 एंजाइम्स में जब एंजाइम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी तो उनमें हमने कोएंजाइम की डेफिनेशन को रीड किया था। आप वहां पे जाइए, जाके कोएंजाइम की डेफिनेशन को देखिए, उसे रीड करिए। ठीक है, बहरहाल NADPH जैसा कि मैंने आपको बताया एक कोएंजाइम है। ठीक है, अब इसका पूरा नाम क्या है ये आपने याद रखना है स्टूडेंट्स। NADPH कहते हैं जी निकोटीन एमाइड एडिनोसिन
निकोटीन अमाइड एडिनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है जी, ये इसका थोड़ा सा नेम जो है वो लेंथी है, लेकिन इट इज नॉट सो कॉम्प्लेक्स कि आप याद नहीं कर सकते। पहला जो N है इट स्टैंड फॉर निकोटीन अमाइड, A स्टैंड फॉर एडिनोसिन, D स्टैंड फॉर डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक हो गया जी। अब आप ये सोच रहे हैं कि इसमें P और H मिसिंग है, तो स्टूडेंट उसकी रीजन ये है कि ये जो P और H है एक्चुअल में P स्टैंड फॉर फॉस्फेट क्योंकि वो ऐड हो चुका है यहां पे, और H स्टैंड फॉर हाइड्रोजन। ठीक हो गया जी। तो ये एक्चुअल में वो एनर्जीज हैं जो कि लाइट रिएक्शन की वजह से बनेंगी और प्लांट के अंदर स्टोर हो जाएंगी। ठीक है, अब ये एनर्जी जब स्टोर हो जाएगी, अब अगर प्लांट्स को जरूरत है तो वो इन एनर्जीज को यूज कर सकता है ग्लूकोज बनाने के लिए। ठीक है, तो अब आपने ये देखना है कि ये लाइट रिएक्शन अभी तक हमने कहा क्लोरोफिल में हो रहे हैं, ऐसा ही है, लेकिन आपको स्टूडेंट ये बात याद होगी जब हमने, अगेन मैं आपको रिकॉल करवाता हूं, जब हमने चैप्टर नंबर 4 पढ़ा था। क्या पढ़ा था? चैप्टर नंबर 4। तो हमने चैप्टर नंबर 4 में एक टॉपिक पढ़ा था प्लास्टिड्स। क्या टॉपिक था स्टूडेंट्स? प्लास्टिड्स। ठीक है, और वो जो प्लास्टिड्स का टॉपिक था उसकी 3 टाइप्स थी, जिसमें से एक टाइप में हमने पढ़ा था क्लोरोप्लास्ट। होपफुली आपको याद होगा। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। और वो जो क्लोरोप्लास्ट का टॉपिक था उसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी, लाइक ग्रेना, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स। ठीक है, एंड थर्ड वन इज स्टोमा। सॉरी, आपको याद होगा जब चैप्टर 4 मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको वहां पे रेफरेंस भी दिया था कि बेटा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हम चैप्टर 7 में जाकर दोबारा डिस्कस करेंगे। ऐसा ही है। ठीक है जी, अगर आपको नहीं भी अभी कुछ माइंड में उससे रेलिवेंट आ रहा तो आप चैप्टर 4 पर आ जाइए, बल्कि मैं आपके साथ आता हूं, मैं आपको चैप्टर 4 में से वो डायग्राम दिखा देता हूं। देखिए, आप अपने टेक्स्ट बुक के पेज नंबर आ जाइए, चैप्टर 4 के पेज नंबर 63 पे। ठीक है जी, टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 63 पे आपको टॉप पे वो डायग्राम बनी नजर आ रही होगी, आपको हेडिंग में क्लोरोप्लास्ट लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। देखिए, अब आपने, अगर तो आपको ये याद है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आपके माइंड में तो काइंडली अपनी लेड पेंसिल उठाइए और 2-3 हेडिंग्स जो हैं, टर्म्स जो हैं, उन्हें अंडरलाइन करिए, क्योंकि उन्हीं टर्म्स की जरूरत हमें यहां पे पढ़ने वाली है। तो पहली टर्म जो आपने अंडरलाइन करनी है स्टूडेंट्स, वो थैलाकॉइड है, आपको सेंटर में लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, और राइट साइड पे आपको ग्रेनम लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। ग्रेनम इज अ सिंगुलर, आपने ग्रेना लिखना है, GRANA। ठीक है, आप आगे ब्रैकेट डाल के लिख सकते हैं। और थर्ड जो हेडिंग है वो है स्ट्रोमा। क्या हेडिंग है? स्ट्रोमा। ठीक है, STROMA। अब स्टूडेंट्स, होता ये है कि इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर लाइट रिएक्शंस भी होते हैं और डार्क रिएक्शन भी होते हैं, लेकिन जो लाइट रिएक्शन है वो क्लोरोप्लास्ट के थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में, यानी ग्रेना जो है उसके अंदर अक्कर होते हैं। तो सारा जो कह लीजिए आप लाइट रिएक्शन का प्रोसेस है वो यहां पर अक्कर होता है। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब स्टूडेंट्स आ जाते हैं डार्क रिएक्शन की तरफ, और इससे पहले एक बात आपको दोबारा बताता चलूं कि हमने लाइट रिएक्शन में किया क्या। हमने हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स ATP एंड NADPH, इनको क्या किया, कह लीजिए इनको तैयार करवाया प्लांट्स में। ठीक है, अब डार्क रिएक्शन में क्या होगा आइए देखते हैं। सीधी सी बात लिखी हुई है स्टूडेंट्स के डार्क रिएक्शन वो रिएक्शन है जिनमें हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स, कि जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं यानी ATP एंड NADPH, वो क्या होंगे? यूटिलाइज। यूटिलाइज का मतलब क्या होता है कि इस्तेमाल होंगे। क्या होंगे? इस्तेमाल होंगे। अब जाहिर सी बात है ये मॉलिक्यूल्स जो हैं ये हाई एनर्जी सोर्स रखते हैं, तो ये डार्क रिएक्शन में तब ही यूटिलाइज होंगे जब
डार्क रिएक्शन में कोई एक ऐसा काम हो रहा होगा जिसकी वजह से एनर्जी की जरूरत है। ठीक है जी, तो क्या होता है जी, इधर होता ही है कि यहां पे यूटिलाइज होते हैं क्योंकि रिडक्शन होनी होती है। रिडक्शन एक प्रोसेस है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। आप यहां से पहले देख लीजिए कि जब हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनेंगे उनको यूटिलाइज करवाया जाएगा। जो बने हुए थे सनलाइट मतलब लाइट रिएक्शन में, उन हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स को यूज किया जाएगा और यूज करके एक्चुअल में कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोसेस के थ्रू हम क्या तैयार करवाएंगे, ग्लूकोज। लेकिन जी अब जो बात है वो हो गई है डिवाइड। डिवीजन इस तरह हो गई है कि लाइट रिएक्शन में आधी बात हुई है फोटोसिंथेसिस की कि एनर्जी बनेगी, और डार्क रिएक्शन में बाकी आधी बात डिस्कस हुई है कि जो एनर्जी बनी हुई है उसको यूटिलाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड से क्या प्रिपेयर करवाया जाएगा, ग्लूकोज प्रिपेयर करवाया जाएगा। अब ये सारी चीजों को देखने से पहले हम थोड़ी सी रीडिंग कर लेते हैं और फिर हम थोड़ा सा डायग्राम्स की तरफ आते हैं। तो जी पेज नंबर 121 पे आ जाइए। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखिए इस मैकेनिज्म के नीचे जो आपको एक डायग्राम बनी हुई नजर आ रही है राइट साइड पे, वो भी एक इंटरेस्टिंग डायग्राम है। ठीक है, हम उसी से स्टार्ट करेंगे समझना। पहले रीडिंग करेंगे, फिर ये डायग्राम देखेंगे और फिर मूव करेंगे। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स फोटोसिंथेसिस अकर्स इन 2 फेजेस, यानी ये 2 फेजेस पर 2 स्टेप्स पे मुश्तमिल है। ड्यूरिंग फर्स्ट फेज, जब पहला फेज स्टार्ट होता है तो लाइट एनर्जी इज कैप्चर्ड एंड इज यूज्ड टू मेक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स। पहले स्टेप में क्या होगा कि जी जो भी आपके पास मटेरियल है, स्पेसिफिकली यहां पे बात सनलाइट की हो रही है, वो सनलाइट आकर कैप्चर्ड होगी और जो कह लीजिए कॉम्प्लेक्स हमारे पास यहां पर एनर्जीज बननी है सोर्स के तौर पर, वो तैयार होंगी लाइक एटीपी एंड NADPH। अच्छा, यहां तक हम रोकते हैं और नीचे डायग्राम पे आते हैं। देखिए लेफ्ट साइड पे आपको लाइट नजर आ रही होगी। ठीक है, सनलाइट, सन बना हुआ है। सनलाइट से जो लाइट गुजर कर नीचे आ रही है तो वहां पे लिखा हुआ है लाइट रिएक्शन, और नीचे क्या लिखा है, ऑन थैलाकॉइड्स। तो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में लाइट रिएक्शन अकर हो रहे हैं। अब आप ऊपर देखिए, ऊपर से किस चीज की एडिशन हो रही है, वाटर की। किस चीज की, वाटर की। अब फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में जो रॉ मटेरियल थे 4, उसमें से एक चीज यूज होने जा रही है विच इज वाटर। अब ये जो वाटर आप देख रहे हैं ऊपर से एंटर हो रहा है, यहां से सनलाइट पड़ रही है, तो वाटर के साथ सनलाइट का कुछ कह लीजिए रिएक्शन होगा जिसकी बेस पे आपको नीचे से जो चीज निकलती हुई नजर आ रही है, जो कह लीजिए कि एक्स्ट्रा बाय प्रोडक्ट बनती नजर आ रही है, वो क्या है, ऑक्सीजन। अब हमने देखना है कि लाइट ने वाटर के साथ ऐसा क्या किया कि उसमें से ऑक्सीजन बन के निकल गई, ऑक्सीजन रिलीज हो गई। ठीक है जी, वो हम अभी कुछ देर तक देखेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जहां पे लाइट रिएक्शन लिखा हुआ है उसके आगे आप हेडेड एरो देखें तो लाइट रिएक्शन की वजह से एक एनर्जी एटीपी आपको नजर आ रही होगी और एक NADPH। यहां तक ये आपके लाइट रिएक्शन की हाफ डायग्राम बनती है। ठीक है, आगे रीड करते हैं जी। These reactions which are known as light reactions, इनको क्या नाम दिया जाता है स्टूडेंट्स, लाइट रिएक्शन का नाम दिया जाता है। टेक प्लेस ऑन द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट, और ये क्लोरोप्लास्ट की थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स जो हैं जहां पे ग्लैना भी अवेलेबल होता है वहां पर अक्कर होते हैं ये रिएक्शंस। ड्यूरिंग सेकंड फेज, जी यहां से सेकंड फेज स्टार्ट हो गया है। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू मेक ग्लूकोज, कि कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन होनी है और ग्लूकोज बनेगा। इस रिएक्शन में, इन दीज रिएक्शंस डू नॉट यूज लाइट डायरेक्टली, यहां पे लाइट की डायरेक्टली जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि इनडायरेक्ट वे में लाइट रिएक्शन उसको यूज कर चुके हैं अगर डार्क रिएक्शन के हिसाब से देखा जाए। ठीक है, वगैरह लाइट रिएक्शन ने डायरेक्टली उनको यूज किया है। They are known as dark reaction. Dark reaction takes place in the stroma of the chloroplast. अब आप देख सकते हैं डार्क रिएक्शन कहां पे होते हैं, स्ट्रोमा।
अब ये जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हमने पढ़ी हैं, इट इज रिलेटेड टू क्लोरोप्लास्ट। चलिए जहां तक डायग्राम को छोड़ा था वहीं पर देखिए, फिंगर लगा के देखिए। अब आपको नजर आ रहा है एटीपी और NADPH, ये दोनों दोबारा आगे हेडेड एरो लगे हुए हैं। वो दोनों हेडेड एरो आगे जिस डायग्राम में जा रहे हैं वो आपको एक साइकिल बनी हुई नजर आ रही होगी जिसमें 3 एरोज लगे हुए हैं। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट साइकिल है। हम इसमें मजीद कह लीजिए एक्सप्लेनेशन में नहीं जाएंगे इस साइकिल की, क्योंकि ये एक्चुअल में इंटरमीडिएट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन हम उतनी डिस्कशन जरूर करेंगे और कुछ इंफॉर्मेशन जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, मैं आपको बस यहां पे ये बता देता हूं कि एटीपी एंड NADPH ये दोनों एनर्जी जब डार्क रिएक्शन इन स्ट्रोमा में जाती हैं तो वहां पे 3 स्टेप्स अक्कर होते हैं। उन्हीं 3 स्टेप्स की वजह से आप गौर से देखिए, आपको 3 हेडेड एरो नजर आ रहे होंगे जो एक साइकिल की फॉर्मेशन कर रहे हैं। बहरहाल एटीपी और NADPH इस्तेमाल होंगे यहां पर आके, लेकिन जब ये आएंगे तो आप देखिए ऊपर से क्या चीज एंटर हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे ही है। और नीचे से देखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड के एडिशन के बाद और एनर्जीज के एंटर होने के बाद नीचे एक एरो रिलीज हो रहा है जिसकी वजह से क्या बन रहा है, शुगर यानी ग्लूकोज। ऐसे ही है स्टूडेंट्स। अब देखिए डार्क रिएक्शन से ऊपर की तरफ एरो जा रहे हैं और आपको नजर आ रहा होगा कि NADP पॉजिटिव, ADP यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस उसके साथ PI जिसको हम फॉस्फेट इनिशियल या इनऑर्गेनिक कहते हैं, वो क्या हो रहा है, बन रहा है। अब यहां पे सवाल यह है कि हुआ क्या है। तो स्टूडेंट्स एक्चुअल में डार्क रिएक्शन में जितने भी हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स थे वो इस्तेमाल हो गए, यानी एटीपी जो था वो इस्तेमाल हो गया, तो जाहिरी सी बात है उसके बाद क्या बच जाएगा, ADP। यानी एटीपी से जब ADP बना तो जो एनर्जी रिलीज हुई 7.3 किलो कैलोरीज वो ग्लूकोज बनाने में यूटिलाइज हुई। इसी तरह NADPH जो था, जो कि एक एनर्जी थी, उसमें से सिर्फ NADP पॉजिटिव बचा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि P के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यानी इसमें से भी इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए और साथ हाइड्रोजन भी क्या हुआ, रिलीज हो गया। हाइड्रोजन भी क्या हो गया, रिलीज। अब ये कहां पे गए, तो ये एक्चुअल में स्टूडेंट्स गए और स्पेसिफिकली इन्होंने डार्क रिएक्शन में काम किया और किस चीज की प्रिपरेशन की, ग्लूकोज की। तो अब जो हमारे पास प्रोडक्ट बची वो ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और NADP पॉजिटिव ऑइन यानी निकोटीन अमाइड एडिनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट पॉजिटिव ऑइन, ये बच जाएंगे। ये था डार्क रिएक्शन के जो आप कह लीजिए रिजल्ट्स थे। अब देखिए दोबारा एरो आपको नजर आ रहे होंगे लगते हुए दोबारा लाइट रिएक्शन की तरफ। किसकी तरफ, लाइट रिएक्शन। यहां पे साइकिल कंप्लीट होती है। अब आप इसको जहां से मर्जी स्टार्ट करिए, अगर हम यहीं से देख लें तो NADP पॉजिटिव, ठीक है, NADP पॉजिटिव, और इसके साथ जो है वो आप देख सकते हैं ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ये दोनों जो एनर्जी के मॉलिक्यूल्स हैं ये लाइट रिएक्शन में आएंगे और वहां पे ये आकर क्या करेंगे, अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे, जो उनकी जरूरत है उसको गेन करेंगे लाइट रिएक्शन से और दोबारा एक हाई एनर्जी सोर्स मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे और दोबारा डार्क रिएक्शन में जाएंगे, दोबारा एनर्जी यूज क्या कहते हैं, रिलीज करेंगे। डार्क रिएक्शन दोबारा ग्लूकोज बनाएंगे, ये दोबारा एनर्जीज जो हैं ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और NADP पॉजिटिव ऑइन बन जाएंगे, ये दोबारा लाइट रिएक्शन में। इस तरह ये साइकिल जो है ये चलती जाएगी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। चलिए अब इस डायग्राम के लेफ्ट साइड पे जो पैराग्राफ है उसे आप रीड कर लीजिए। उसमें NADPH के बारे में लिखा हुआ है, उसका नेम भी लिखा हुआ है, यह भी बताया हुआ है कि वो एक कोएंजाइम है और एक दो बातें और उसके बारे में राइट की गई हैं, वो आप रीडिंग करेंगे तो आपको कवर हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके साथ हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं यहीं से, क्योंकि इट इज सो रेलिवेंट
टू मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखिए यहां पे एक दो बातें अभी भी कंफ्यूज आपको कर रही होंगी इस डायग्राम में कि भाई यहां पे वाटर ऐड हुआ, ऑक्सीजन ऊपर वाटर में एक ऑक्सीजन था, लेकिन नीचे से जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहे हैं वो तो दो हैं डायटोमिक। इसी तरह वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड को तो एक मॉलिक्यूल एंटर हुआ, एनर्जीज भी एक दफा एंटर हुई, तो शुगर कैसे बन गया। देखिए हमने बात करनी होती है यूनिट्स की, सॉरी यूनिट की। अगर हम एक चीज की बात कर लें, हमने उसको एज्यूम करना होता है, अगर वो करेक्ट है तो उसी हिसाब से हम आगे अपनी थ्योरी को कंटिन्यू करते हैं। जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा भी हो सकती है, बहुत ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन हमने एक फॉर्मुलेशन में एक इक्वेशन तैयार करनी है, एक प्रॉपर टॉपिक समझना है कि अच्छा जी एक प्लांट को एक क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल में ये चीजें इतनी रिक्वायर है जिससे वो ग्लूकोज बन सकता है डार्क रिएक्शंस में जाके। तो अगर हमने एक यूनिट को समझ लिया तो सारे वैसे ही हैं। तो आप इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना कि ऊपर से देखिए जी H2O एंटर हुआ वाटर जिसमें दो हाइड्रोजन के एटम थे, एक ऑक्सीजन का एटम था। ऐसा क्या हुआ लाइट रिएक्शन में कि जब ऑक्सीजन बनकर रिलीज हुआ तो वो O2 था। इसमें कोई मुश्किल नहीं है। वो ये हो सकता है कि उन्होंने वाटर के रिएक्शन को बैलेंस फॉर्म में लिखा हो जिसकी वजह से O2 बन गया हो, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई हो। हमने तो एक बैलेंस इक्वेशन बनानी है ना उससे, इसलिए आपने इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा जी अब जरा देखते हैं लाइट रिएक्शन के बारे में। ये जो सामने मैंने आपके एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ, एक डायग्राम बनाई है, इट इज कॉल्ड जी स्कीम। क्या है डायग्राम? जी स्कीम। ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, जिसको आपने याद रखना है, पेज नंबर 122 के टॉप पे जी स्कीम। ये जी स्कीम क्या है? देखिए बेटा, जो लाइट रिएक्शन अक्कर होते हैं वो जिस प्रोसेस के थ्रू अक्कर होते हैं उसको हम जी स्कीम स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। इसको जी स्कीम क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जी है। ठीक है, ऐसे देखें तो एन है, लेकिन ऐसे नहीं देखना। आप बुक को अगर ऐसे पकड़ा हुआ है, लाइक ऐसे, आपने इसको ऐसे देख रहे हैं अपने सामने वाई एक्सिस पे, तो आप बुक की शेप को चेंज कर लीजिए, ठीक है, लैंडस्केप कर लीजिए, तो आपको नजर आएगा कि ये स्ट्रक्चर जी है। क्या है? जी। तो इसको जी स्ट्रक्चर या जी स्कीम कहा जाता है और ये लॉन्ग इसी वर्ड से आता होता है। देखिए है सिंपल, अगर आपको पीछे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस समझ आया तो इट इज क्वाइट सिंपल। ठीक है, तो पहले मैं एक बार फिर रिकॉल करवा दूं, फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे। वो बात ये थी कि जब डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज बना था, ठीक है, और एनर्जीज यूज हो चुकी थी, तो एनर्जीज बची एडीपी, ठीक है, और एनएडीपी, एनएडीपी पॉजिटिव। अब क्या क्या चीजें कम है इसमें? एक तो एडीपी में एक फॉस्फेट कम है इनऑर्गेनिक, अगर वो उसको मिल जाता है, उसको वो एनर्जी मिल जाएगी 7.3 किलो कैलोरीज, तो अल्टीमेटली वो एटीपी बन जाएगा। सिंपल। और अगर NADPH पॉजिटिव, सॉरी NADP पॉजिटिव को, पी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज यानी फॉस्फेट जो है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, अगर उसको इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएं और हाइड्रोजन मिल जाए तो ये फिर एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल स्टेबलाइज फॉर्म में बन सकते हैं। तो इन्हीं कोई प्रिपरेशन को मजीद डीपली जाकर देखने के लिए हम एक चेन देखेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो कि एक्चुअल में हमें जी स्कीम दिखा सकती है। तो अब हम क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स तक आ रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो सामने जी स्ट्रक्चर है, जिसको जी स्कीम कहा जाता है, जी स्ट्रक्चर कहा जाता है, जी डायग्राम कहा जाता है, इसके डिस्कशन पे जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता चलूं कि एक ये ग्रीनिश कलर की मैंने डायग्राम बनाई और एक ये इस डायग्राम का पार्ट है। ये जो एक्चुअल में आपके पास अवेलेबल है, ये असल में आपके पास क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं। ये बुक पे भी मेंशन है। एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ये है, दूसरा क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ये है। अब ये काम कैसे स्टार्ट होगा? देखिए लाइट रिएक्शन में आपने क्या पढ़ा था? जी स्कीम को लाइट रिएक्शन जी कहते हैं कि सबसे पहले फोटॉन्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? सनलाइट। लाइट रिएक्शन में क्या पढ़ा था?
सनलाइट जो है वो आपके क्लोरोफिल के ऊपर आकर गिरेगी और कैप्चर हो जाएगी। यही बात आपने यहां पे पढ़ी ना। तो यहां पे सनलाइट यानी फोटॉन्स आएंगे और आके क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स के ऊपर गिरेंगे। देखिए क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स के ऊपर जब ये फोटॉन्स आके गिरेंगे तो उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके अंदर एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, एक्साइटेड। ठीक है, जैसे आप एक सिंपल एग्जांपल ले लीजिए। आजकल देखिए विंटर है, सर्दियां हैं, हमें सर्दी लग रही होती है, हम कांप रहे होते हैं। अगर हम थोड़ी देर जाकर धूप पे बैठ जाएं तो क्या होता है, जो सनलाइट हमारी बॉडी पे पड़ती है वो हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, टिश्यूज, उनको वार्म कर देते हैं। उनकी वजह से हमें फिर जो है वो हमारी ठंडक कम हो जाती है। ठीक है, लेकिन अब जब हम थोड़ी देर और बैठेंगे तो हमें तो गर्मी लगना शुरू हो जाएगी। क्या कि थोड़ी देर अगर मजीद बैठेंगे वो गर्मी लगना, चुभन शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे तमाम तर जो मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं बॉडी के इनसाइड और ये जितनी भी और स्किन है ये सारी की सारी एक्साइटेड हो जाएगी। अब अगर हम किसी ठंडी जगह पर जाकर बैठेंगे और अपने आप को हाथ लगाएंगे तो हमारी बॉडी वार्म होगी, गर्म होगी। इसी तरह जब क्लोरोफिल के ऊपर सनलाइट गिरती है तो क्लोरोफिल में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइटेड हो जाते हैं और एक्साइटेड होने की वजह से वो यहां से निकल कर जाने की कोशिश करते हैं। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि इधर क्लोरोफिल में वाटर भी मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है? वाटर। ठीक है, वाटर का क्या फॉर्मूला स्टूडेंट्स? H2O। देखिए वाटर का फॉर्मूला H2 होने पर आप ये समझते हैं कि वाटर जब भी स्प्लिट होता है तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव यानी हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन बनाता है। ऐसे ही है, लेकिन इधर हमने ये करना है कि ऑक्सीजन को रिलीज करवाना है। जैसा कि हम पेज नंबर 121 के डायग्राम पे देख कर आए थे लेफ्ट साइड पे कि ऊपर से वाटर एंटर हो रहा है, लाइट गिर रही है, ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। ठीक है, वो लाइट एक्चुअल में फोटॉन्स है। तो अब इधर होगा कुछ इस तरह के, दो हाइड्रोजन है तो आप ये कह सकते हैं कि 2 हाइड्रोजन पॉजिटिव अलग हो जाएंगे और ऑक्सीजन एक है तो एक ऑक्सीजन को आप ऐसे लिखते हैं मोनोएटॉमिक। लेकिन बुक में उन्होंने क्या किया है, बुक में उन्होंने ऑक्सीजन को डायटॉमिक शो करने के लिए इसके नीचे 2 लगा दिया। ठीक है, और इसके पीछे 1/2 लिखा है। 1/2 का मतलब होता है हाफ, कि एक्चुअल में हाफ ही ऑक्सीजन है लेकिन 2 लगाने का मकसद कि वो गैस है तो डायटॉमिक है। ठीक है, आपको पता है ये कटिंग भी हो सकती है, 2 से कट जाएगा तो पीछे ऑक्सीजन 1 ही बचेगा। ठीक है, तो बहरहाल एक वाटर जो है वो 2 हाइड्रोजन पॉजिटिव और एक ऑक्सीजन बनाता है। क्योंकि यहां पे ऑक्सीजन सेपरेट हो जाता है तो जाहिर सी बात है यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं? 2। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर आप चाहते हैं, ये तो वो रिएक्शन है जो बुक पे लिखा हुआ है, अब इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। अगर मैं कहता हूं जी मैं यहां पे 2 वाटर के मॉलिक्यूल ले रहा हूं तो ऑक्सीजन तो 2 हो गए, तो ऑक्सीजन तो 2 इजीली ऐसे रिलीज हो जाएंगे O2, लेकिन अब हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे। इसके लिए मुझे हाइड्रोजन के पीछे 4 लगाना पड़ेगा, 4H पॉजिटिव, यानी यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 4 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। तो ये रिएक्शन ऐसे भी लिखा जा सकता है, आप इसकी कंसंट्रेशन में चेंजेस कर सकते हैं जितनी आप करनी चाहें। बहरहाल बुक के अकॉर्डिंग चलते हैं। बुक पे 2 इलेक्ट्रॉन्स के हवाले से चला गया तो हम उन्हीं के हवाले से मूव करेंगे। सनलाइट गिरी, फोटॉन्स यानी गिरे, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल एक्टिवेट हुए। यहां पे वाटर के ऊपर भी सनलाइट गिरी, अभी हमने देखा सनलाइट गिरी। ठीक है, और वाटर में से क्या रिमूव हुए? इलेक्ट्रॉन्स। ये तो मैंने एडिशनल रिएक्शन लिखा है, बुक के हिसाब से आप देख सकते हैं यहां पर लिखा होगा 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये जाएंगे एक स्पेसिफिक पोजीशन से, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब इधर यहां पे इनको मिलेगा ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब एक वाटर का मॉलिक्यूल तो मैंने लिया है या बुक वालों ने लिया है, लेकिन वाटर के मॉलिक्यूल अबंडेंट अमाउंट में होंगे, जो अबंडेंट अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिलीज होंगे। अब जो अबंडेंट अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स हैं हम सिर्फ 2 की बात कर रहे हैं उसमें से। ठीक है, यानी एक वाटर की डिस्कशन कर रहे हैं, एक वाटर के मॉलिक्यूल की। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहां पे इनको ADP नजर आएगा, तो एक स्पेसिफिक वे से फॉस्फेट को पकड़कर इनऑर्गेनिक को
उसको वो एनर्जी दे के जो उसको चाहिए उसको अटैच कर दिया जाएगा और यहां पे क्या बन जाएगा, एटीपी। क्या बन जाएगा, एटीपी। ठीक है क्या? और ये काम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए हो रहा है। फिर ये दो इलेक्ट्रॉन्स तो यहां पे यूज हो ही रहे हैं, लेकिन पीछे से इलेक्ट्रॉन्स आते जा रहे हैं, तो हमने कांस्टेंट फ्लो में ही 2 इलेक्ट्रॉन्स लिखा हुआ है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आगे आ जाएंगे। अब देखिए आगे एक और आपको नजर आ रहा होगा, आगे एक और मॉलिक्यूल पढ़ा हुआ है जो कि क्लोरोफिल का ही है, ग्रीन कलर का, और उस पर भी क्या गिर रही है, फोटॉन्स यानी सनलाइट। अब यहां पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बात कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे इधर ऊपर, ये दूसरी चेन से। यहां पे ई लिखा हुआ है, हम कांस्टेंट लिख रहे हैं 2, तो यहां पे भी 2 लिख देते हैं। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, एटीपी तो बन गया हमारा एक हाई एनर्जी सोर्स। अब हमने जो दूसरी एनर्जी बनानी थी वो थी NADPH। क्या बनानी थी, NADPH। तो इसीलिए देखिए यहां पे हमारे पास NADP पॉजिटिव अवेलेबल है, H हाइड्रोजन बाहर से आएगा जिसके ऊपर H पॉजिटिव चार्ज होगा। अब इसको भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और इसको भी इलेक्ट्रॉन, तो पीछे से इलेक्ट्रॉन जो आ रहे थे कैरियर इलेक्ट्रॉन्स वो आके इनमें ऐड होंगे और ऐड होके कौन सी एनर्जी बना देंगे, NADPH। ठीक है, तो इस तरह एक्चुअल में स्टूडेंट्स ये सारी वर्किंग होगी। तो मैंने इसको 4 स्टेप्स में राइट किया है। पहले आइए देखते हैं पहला स्टेप क्या है स्टूडेंट्स आपके पास। पहला स्टेप है एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल, यानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि क्लोरोफिल को एक्टिवेट करना है। और वो एक्टिवेट कौन करता है आके, वो एक्चुअल में आके इसको कौन करती है, सनलाइट। ठीक है, जैसे आप सोए होते हैं, आप बिल्कुल इजी मोड में होते हैं, आपको सुबह के वक्त जगाना होता है, आपकी वालदा आती हैं, आपको डांटती हैं, तो क्या होता है, अचानक आप एक्टिवेट हो जाते हैं, जी मामा ने जगा दिया। ठीक है, तो एक्चुअल में इसी तरह क्लोरोफिल को भी जगाने की जरूरत है, क्योंकि जब तक सनलाइट इस पर नहीं पड़ेगी, इसके अंदर एक्टिवेशन नहीं होगी, तब तक आगे ये प्रोसेस नहीं चल सकता। बहरहाल यहां पे एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल पहला स्टेप है लाइट रिएक्शंस जी स्कीम में। सेकंड स्टेप क्या है कि आप सेकंड स्टेप में क्या बनाते हैं, एटीपी, यानी फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। ठीक है, फिर इधर ही इससे पहले होती है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस का मतलब क्या है, फोटो मीन्स लाइट, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। ठीक है, मैं लिख देता हूं इसको, फोटो मीन्स लाइट, और यहां पे वर्ड लाइसिस का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, ब्रेक डाउन। क्या वर्ड है, ब्रेक डाउन। अब पूरी हेडिंग दोबारा पढ़िए, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, मतलब कि वाटर के जो वाटर है वो लाइट की वजह से, सनलाइट की वजह से ब्रेक डाउन होगा, तो वो ब्रेक डाउन हमने किया है। और लास्ट पे रिडक्शन ऑफ NADPH। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो आपने देखा कि यहां पे NADP पॉजिटिव ने हाइड्रोजन को गेन किया, यानी उसकी क्या हुई, रिडक्शन। क्या हुई, रिडक्शन। ठीक है जी, तो ये स्टूडेंट्स एक्चुअल में आपकी जी स्कीम थी। और आज स्टूडेंट्स हम अपना वर्क फॉर डे 4 यहां तक कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट डे में जो लाइट रिएक्शन है जी स्कीम, उसकी रीडिंग से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस डायग्राम को आप अच्छी तरह देखिए, इसको बार बार देखिए, और अगर इसके बारे में आपने कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। स्टूडेंट्स, आज हम वर्क फॉर डे 5 से अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, विच इज डार्क रिएक्शन। लेकिन स्टूडेंट्स उससे पहले, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कहा था वर्क फॉर डे 4 में, कि हम जी स्कीम की नेक्स्ट टाइम रीडिंग करेंगे। तो पहले हम जी स्कीम की रीडिंग कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम अपने टॉपिक डार्क रिएक्शन की तरफ मूव करेंगे।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आपको मैंने कुछ की पॉइंट्स लास्ट टाइम लिखवाए थे, तो मैंने उनको दोबारा राइट किया है, उन्हें एक दफा अरेंज करके। तो काइंडली अगर आपने वो पहले कॉपी किए हैं तो उन्हें आप दोबारा एक दफा देख लीजिए। जी स्टूडेंट्स, हमने जी स्कीम स्ट्रक्चर में जो की पॉइंट्स लिए थे, पहला पॉइंट था एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल, कि हमने क्लोरोफिल को एक्टिवेट करवाना होता है। फिर दूसरे नंबर पे हम करते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है, फोटो मींस लाइट, लाइसिस मींस ब्रेकडाउन, कि लाइट की मौजूदगी में वाटर की ब्रेकडाउन। तो ये सनलाइट जो है, एक तो आपके क्लोरोफिल को एक्टिवेट करता है सनलाइट, और दूसरा सनलाइट जो है वो आपके वाटर को स्प्लिट करती है, और स्प्लिट करने पर वहां पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जनरेट होते हैं। तीसरे नंबर पे स्टूडेंट्स, वो ही इलेक्ट्रॉन्स जब बनते हैं और क्लोरोफिल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं, एटीपी की फॉर्मेशन, ये तीसरा स्टेप है। ठीक है, और लास्ट पे क्या होता है स्टूडेंट्स, रिडक्शन होती है, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और वो रिडक्शन किसकी होती है, NADP पॉजिटिव आयन की। उसमें इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन आकर ऐड होते हैं और फिर वो बनता है NADPH, यानी निकोटीन एमाइड एडिनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हाइड्रोजन। ठीक है जी। तो अब स्टूडेंट्स आप बुक पे आ सकते हैं, पेज नंबर 121 के बॉटम पे हेडिंग है लाइट रिएक्शन। ठीक है, ये इसकी जगह आपको जी स्कीम रिएक्शंस भी लिखा हुआ आ सकता है, तो आपने दोनों हेडिंग्स याद रखनी है जी। तो व्हेन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब लाइट, यहां पे लाइट का मतलब सनलाइट है। ठीक है, जब क्लोरोफिल मॉलिक्यूल लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, देयर एनर्जी लेवल इंक्रीजेस एंड देयर इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, यानी इनके इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन्स आर पास टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टू प्रोड्यूस एटीपी, और वो इलेक्ट्रॉन्स जाके क्या चीज जनरेट करना शुरू कर देंगे, एटीपी। उसी के साथ साथ क्या होगा स्टूडेंट्स, कि लाइट आल्सो ब्रेक वाटर मॉलिक्यूल्स, कि लाइट जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स को तोड़ेगी, एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, और हमने देखा था कि उसमें से क्या बन रहा था, ऑक्सीजन। इसके साथ साथ जितने भी हाइड्रोजन एटम हैं वाटर के, वो इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे किसको, किसको देंगे, क्लोरोफिल को। गुड, क्लोरोफिल को, और खुद क्या बन जाएंगे, आयंस। तो हमने देखा था जब हमने प्रीवियस लेक्चर में रिएक्शन राइट किया था, तो हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन बन गया था और इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दिए थे, रिलीज। और एक्चुअल में वो इलेक्ट्रॉन्स आगे गेन किसने किए थे, क्लोरोफिल ने। The electrons of chlorophyll after the production of ATP, यानी जो इलेक्ट्रॉन हैं क्लोरोफिल के, जब वो एटीपी की प्रोडक्शन कर लेंगे, उसको उसकी पैदावार कंप्लीट हो जाएगी, एंड द हाइड्रोजन आयन ऑफ वाटर आर यूज्ड, तो फिर हाइड्रोजन आयन उन इलेक्ट्रॉन्स के साथ इस्तेमाल होंगे फॉर द रिडक्शन ऑफ NADP पॉजिटिव आयन इनटू NADPH। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये एक्चुअल में हमारे पास लाइट रिएक्शन था। अब स्टूडेंट्स हम डार्क रिएक्शन की तरफ आते हैं। डार्क रिएक्शन जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन आपको सामने व्हाइट बोर्ड पे एक अजीब सा स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा जो मैंने आपके लिए स्पेसिफिकली डिजाइन किया है। ठीक है, तो ये एक्चुअल में जो सामने स्ट्रक्चर है ये डार्क रिएक्शन की ही साइकिल है, लेकिन इसमें मैंने कुछ चेंजेस की हैं ताकि मैं आपको अच्छी तरह ये साइकिल समझा सकूं। ठीक है, अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं स्टूडेंट्स, कि देखिए आप अपनी जिंदगी में देख सकते हैं आपकी जमीन गोल है। ठीक है, इसके अलावा आप अपनी रूटीन लाइफ में देख सकते हैं कि अगर आप एक टायर को देखते हैं तो वो टायर भी क्या है, गोल है। ठीक है, इसके अलावा जब आप मैथमेटिक्स करते हैं तो पेज पे आप सर्कल बनाते हैं, वो सर्कल भी क्या होता है, गोल होता है। ठीक है, अब आप एक एग्जांपल ले लीजिएगा। फॉर एग्जांपल आप एक सर्कल बना रहे हैं, आपने सर्कल को एक पॉइंट से बनाना शुरू किया, जब आप उस सर्कल को कंप्लीट करते हैं तो वो उसी पॉइंट पे आके आपका जो पेन है वो स्टॉप होता है, यानी पॉइंट टू पॉइंट
सर्कल बनता है। इट मीन्स दैट आप जहां से स्टार्ट करेंगे वहीं पर बात आकर क्या होगी, खत्म होगी। तो स्टूडेंट्स यही बात यहां पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो हमारे पास डार्क रिएक्शन है, एक्चुअल में हम इसको केल्विन साइकिल कहते हैं। केल्विन साइकिल क्यों कहा जाता है, तो वो हम अभी इसके इंट्रोडक्शन को जब रीड करेंगे, जो 2 से 3 लाइंस में लिखा हुआ है, उसके अंदर हम ये चीज अच्छी तरह पढ़ेंगे कि कैसे मेल्विन केल्विन ने इस साइकिल को अपने कॉलीग्स के साथ जो था वो डिस्कवर किया और उसके ऊपर मजीद एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड की। मैंने उन्हीं की जो साइकिल आपको बुक के पेज नंबर 123 के टॉप पे एक पूरा सर्कल बना हुआ नजर आ रहा होगा, जो कि आपको देखने में फर्स्ट टाइम बहुत ही कॉम्प्लेक्स लगेगा। उसमें आपको सिर्फ कार्बन, ऑक्सीजन, कुछ हद तक कोई नंबरिंग नजर आ रही होगी और आई डोंट थिंक कि आपको वो अच्छी तरह समझ आ रहा होगा। मैंने उसी साइकिल को सिंपलेस्ट फॉर्म में आपके सामने ड्रॉ कर दिया है, ठीक है, और इसी साइकिल की अब हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमें सपोज करना पड़ेगा इस साइकिल का कोई भी पॉइंट जहां से हमने बात स्टार्ट करनी है, लेकिन जहां से बात शुरू करेंगे वहीं पे बात आके खत्म होगी। तो आप सपोज कर लीजिए, मैं कहता हूं कि जी मेरे पास 5 कार्बन की 3 चेन्स थी, ठीक है, ये आपने सपोज करना है कि मेरे पास 5 कार्बन की 3 चेन्स थी, ठीक है। तो ये यहां से मैं स्टार्ट करूंगा, मैं इसको नंबर 1 लिख रहा हूं। क्या सपोज किया मैंने, 5 कार्बन की 3 चेन्स। मैं इसको रिमूव कर देता हूं जो एडिशनल है फिल वर्क। आपने सिर्फ इस ब्लॉक को देखना है। देखिए 1 2 3 4 5 कितने कार्बन हो गए, 5। तो मैं यहां पे फिल वर्क टेम्परेरी तौर पे लिख देता हूं जी 5 कार्बन, और इसमें 1 2 3 आपको मल्टीप्लाई बाय 3 क्या नजर आ रही है, चेन। तो 5 मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया, 3। ये हमने सपोज किया है कि हमने 5 कार्बन की 3 चेन्स ली हुई हैं, ओके। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हमने कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करना है। कार्बन डाइऑक्साइड को क्यों ऐड करना है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डार्क रिएक्शन में आती है, तब ही ग्लूकोज की प्रेपरेशन होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड में आपने फोकस फिर वक्त कार्बन को करना है, ठीक है, ऑक्सीजन को आप फिर वक्त इग्नोर कर दें। तो कितने कार्बन है स्टूडेंट्स, 3। तो जब वो 3 कार्बन इस चेन में आकर ऐड होंगे तो 5 कार्बन की जो 3 चेन्स थी उन तीनों में एक एक कार्बन ऐड हो जाएगा। ये देखिए 1 1 एंड 1। अब देखिए चेन्स तो 3 ही हैं, लेकिन अब आपको नजर आ रहा होगा कि कार्बन कितने हो गए हैं, 6। हेड पर हेड चेन में कितने कार्बन हैं, 6। तो ये पहला स्टेप है स्टूडेंट कि 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल आएंगे, 5 कार्बन की जो 5 कार्बन से मिलकर बनी 3 चेन्स में ऐड होंगे, तो 6 कार्बन की 3 चेन्स बन जाएंगी। अब आप बुक पे भी फिंगर रखिए, साथ साथ उसको समझते जाइए। ये आपको यहां तक समझ आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए जो लाइट रिएक्शन में एनर्जी बनी थी विच इज ATP एंड NADPH, वो एनर्जी यहां पर यूटिलाइज होने जा रही है। ये देखिए ATP एंड NADPH, वो एनर्जी इधर यूटिलाइज होगी, और ये जो 6 कार्बन की आपको 3 चेन्स नजर आ रही हैं, बिल्कुल इसके सेंटर से इन बॉन्ड्स को तोड़ा जाएगा पहले इन एनर्जीज के जरिए। जैसे ही ये टूटेगा बॉन्ड, तो आपको नजर आ रहा है कि 1 2 3 4 5 6 अब ऑपोजिट हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा पिछली चेन के। पीछे था 6 कार्बन होंगे और 3 चेन्स होंगी। नीचे क्या हो जाएगा अब कि 3 कार्बन होंगे लेकिन चेन्स कितनी बन जाएंगी, 6। तो ये देखिए जैसे ये बॉन्ड टूटेगा, टूटने से 1 2 3 4 5 6 टोटल कितने चेन्स बन जाएंगी, 6। और पर हेड चेन में कितने कार्बन होंगे, 3। ये कंडीशन आ जाएगी, ठीक है, बुक पे आप देख सकते हैं। अब क्या होगा स्टूडेंट्स कि ये जो आपके पास 3 कार्बन से मिलकर बनी 6 चेन्स हैं, इनमें से एक इनमें से एक 3 कार्बन वाली चेन सेपरेट हो जाएगी। तो ये देखिए मैंने ये ब्लैक मार्कर से इसको
हाईलाइट किया और यहां से ये 3 कार्बन रिमूव करवा दिए और इसके नीचे का लिख दिया 4 ग्लूकोज। 4 ग्लूकोज क्यों लिखा? जब चेन पूरी होगी दोबारा चेन स्टार्ट होगी तो इसी तरह दोबारा 3 कार्बन और निकलेंगे। जब 3 कार्बन और निकलेंगे तो मैं ये कह सकता हूं कि इन फ्यूचर जब 3 कार्बन निकलेंगे तो 3 कार्बन के साथ मिलके ये एक्चुअल में मेरे पास 6 कार्बन हो जाएंगे। और आप ये जानते हैं कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6, यानी मेरी रिक्वायरमेंट जो है वो ग्लूकोज की क्या हो जाएगी? पूरी हो जाएगी। ठीक हो गया? लेकिन अभी हम फिल वक्त इस चीज को इग्नोर करते हैं क्योंकि अभी हम एक्चुअल में जो है वो चेन के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि केल्विन चेन या केल्विन साइकिल कैसे चलती है। अच्छा जी, अब देखिए यहां से क्योंकि मैंने 3 कार्बन निकाल लिए यानी एक चेन निकाल ली। पहले कितनी चेन्स थी? 6 चेन्स थी और हर चेन में 3 कार्बन थे। अब थोड़ी सी कंडीशन चेंज हो जाएगी क्योंकि मैंने 1 चेन रिमूव कर दी। अब कितनी चेन्स रह गई आप देख सकते हैं 5 चेन्स और हर चेन में कितने कार्बन है स्टूडेंट्स? 3। आप ये देख सकते हैं 1 2 3 4 5 यानी 5 चेन्स हैं मल्टीप्लाई बाय हर चेन में कितने कार्बन हैं? 3। कितने कार्बन हैं? 3। अच्छा, यहां पे एक बात ऐड कर लेते हैं। देखिए याद करिए हमने शुरू में क्या सपोज किया था। हमने जो शुरू में सपोज किया था, हमने सपोज भी किया था चेन शुरू करने से पहले कि हमारे पास 5 कार्बन होने चाहिए पर हेड चेन में और टोटल कितनी चेन्स होनी चाहिए? 3। ये चीज हमने सपोज की थी। तो मैंने आपको बताया था सर्कल में जहां से सपोज करके चलेंगे वापस हम वहीं पर आकर कंप्लीट होंगे। तो अभी तो बहरहाल आप देख सकते हैं हमारे पास 5 चेन्स हैं और हर चेन में कितने कार्बन हैं? 3। अब जो बात हमने सपोज की थी उसको सेटिस्फाई करने के लिए हम इसको रेसिप्रोकल यानी इन्वर्ट कर देंगे। वो क्या होगा? देखिए मैं यहां से यूं करूंगा कि अपनी तरह से मैं अभी सपोज कर रहा हूं कि आप ये देखिए कि इन 5 कार्बन ने एक जगह बॉन्ड बना लिया। ठीक है, इसी तरह ये जो मेरे पास ये 5 कार्बन है इन्होंने एक जगह बॉन्ड बना लिया और इन 5 कार्बन ने एक जगह जो है वो बॉन्डिंग कर ली। अब जब ये तीनों यहां पे ये काम करेंगे तो जाहिर सी बात अब आपको अगले स्टेप में नजर आ रहा होगा कि 5 कार्बन की, ये 5 कार्बन की है कि ये 5 कार्बन की 2 और ये 5 कार्बन की 3। कितनी चेन्स बन गई? 3। तो अब आपके पास 5 कार्बन और चेन्स कितनी है? 3। तो ये वही बात है जो हमने शुरू में क्या की थी? सपोज की थी। और फिर इसी सपोज की ये बात में हमने क्या ऐड किए थे? 3 कार्बन, जिसकी वजह से हमारे पास 6 कार्बन की 3 चेन्स बन गई थी। ये एक्चुअल में स्टूडेंट्स आपके पास कहलाती है मेल्विन केल्विन साइकिल। ठीक है, और इसको हम डार्क रिएक्शन साइकिल का नाम भी देते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास असल में कह लीजिए कि डार्क रिएक्शंस की केल्विन साइकिल है। लेकिन मेरी स्टूडेंट्स आपसे एक रिक्वेस्ट है, वो रिक्वेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। रिक्वेस्ट कुछ इस तरह की है कि अगर आपको डार्क रिएक्शन का लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है या शॉर्ट क्वेश्चन में वो आपको ये कह देते हैं जी डार्क रिएक्शन की डायग्राम को ड्रॉ करें, तो आपने ये डायग्राम नहीं बनानी। इस डायग्राम के आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे क्योंकि ये आउट ऑफ द सिलेबस है। डायग्राम आप वो ही बनाएंगे जो बुक के ऊपर आपको पेज नंबर 123 पर नजर आ रही है। ये डायग्राम बनाने का मकसद कि मैं आपको समझा सकूं कि एक्चुअल में केल्विन साइकिल है क्या। और अगर आपने गौर किया हो तो मैंने इनकी साइड्स पे ये देखिए, ये यहां पे आइए, ये फिर यहां से आके आप देख सकते हैं ये, फिर ये और फिर अगेन ये। तो मैंने एक्चुअल में जो ओरिजिनल केल्विन साइकिल है वो मैंने एक्चुअल में साइड्स पे, कॉर्नर्स पे लगाई हुई है और उसके इनसाइड मैंने उसमें इंप्लीमेंटेशंस की हैं। ठीक है, तो इस तरह मैंने आपको ये केल्विन साइकिल समझाई और जो मैंने आपको एडवाइस की काइंडली उसके ऊपर आपने इसको फॉलो अप भी करना है। और इसको अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है। कल को आपने इसको दोबारा रिकॉल करना है, समझना है, तो ये आपके लिए एक अच्छा रॉ मटेरियल है जिसको आप अपने पास स्टोर कर सकते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम रीडिंग पे, पेज नंबर 122 पे आ जाइए। डार्क रिएक्शन केल्विन साइकिल। ठीक है,
तो जी द डिटेल्स ऑफ डार्क रिएक्शन वर डिस्कवर्ड बाय मेल्विन कैल्विन एंड हिज कॉलीग्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। ठीक है, ये वो जगह है यूनिवर्सिटी में जहां पे इन्होंने इनकी डार्क रिएक्शन की डिटेल्स को देखा, समझा। अब चलते हैं जी की पॉइंट्स पे। की पॉइंट्स क्या हैं जी जो उन्होंने डिस्कवर किए। जी पहला पॉइंट स्टूडेंट सुनिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स आर कंबाइंड विद 5 कार्बन कंपाउंड, कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो 5 कार्बन के कंपाउंड्स के साथ। तो ये देख सकते हैं आप, ये 5 कार्बन के कंपाउंड था जिसके साथ कार्बन के मॉलिक्यूल आकर क्या हुए, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स आकर अटैच हुए और क्या बनाया उन्होंने, टू फॉर्म टेम्परेरी 6 कार्बन कंपाउंड्स। तो उन्होंने उस वक्त 6 कार्बन के कंपाउंड्स बनाए, ठीक है, और टेम्परेरी यानी आर्जी तौर पे, टेम्परेरी 6 कार्बन कंपाउंड्स, ईच ऑफ विच स्प्लिट्स इनटू 3 कार्बन कंपाउंड्स। और उनमें हर कोई, ईच का मतलब हर कोई जो है वो 3 में बट गया, टूट गया। तो वो एनर्जीज की वजह से आप देख सकते हैं वो बीच में से बॉन्ड टूटा तो 3 वो सारे सेपरेट हो गए। सेकंड पॉइंट, द 3 कार्बन कंपाउंड्स आर रिड्यूस्ड, उनकी रिडक्शन हुई यहां पे और 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स बन गए बाय यूजिंग एटीपी एंड हाइड्रोजन फ्रॉम NADPH, यानी NADPH से हाइड्रोजन लेके और जो एटीपी आ रही थी उसमें से इन्होंने कार्बोहाइड्रेट्स को बना लिया। लेकिन यहां पे आपको नजर सिर्फ 3 कार्बन आ रहे हैं, लेकिन यहां पे NADPH में से जितनी हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है वो, और जो कार्बन डाइऑक्साइड में से जो ऑक्सीजन है वो एक्चुअल में चलकर आएगी और कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट करेगी। लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये एक स्टेप में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में सिर्फ 3 कार्बन निकले, जब ये चेन दोबारा चलेगी फिर 3 कार्बन निकलेंगे, फिर ये जो है प्रॉपर ग्लूकोज क्रिएट होगा। The 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट आर यूज्ड, यानी उन्हें इस्तेमाल किया जाएगा टू मैन्युफैक्चर ग्लूकोज, कि उनसे क्या बनाया जा सके, ग्लूकोज। The 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो यूज्ड, कि इनको दोबारा इस्तेमाल किया जाता है टू रीजनरेट द ओरिजिनल 5 कार्बन कंपाउंड्स, कि उनसे दोबारा 5 कार्बन के कंपाउंड्स वो ही बना लिए जाएं। दिस स्टेप आल्सो यूटिलाइजेस एटीपी, और यहां पर भी एटीपी क्या होती है, इस्तेमाल होती है। अब आप ये सोच रहे हैं अगर फॉर एग्जांपल कि यहां पे तो एक एटीपी है, उसने यहां भी इस्तेमाल होना है, उसने यहां भी इस्तेमाल, फिर उसने वो दोबारा रीजनरेशन भी करनी है, ऐसा नहीं है। एटीपी एक नहीं है, हमने लाइट रिएक्शन में पढ़ा था कि जब एटीपी और NADPH बन रहे थे लाइट रिएक्शन में, तो बनते वक्त कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा थी, तो इसलिए उनकी कंसंट्रेशन भी बहुत ज्यादा है। वो हम अभी हमने मेजर नहीं किया हुआ, हमने सिर्फ अपनी जो इक्वेशंस हैं, अपनी डायग्राम्स हैं, उनको सेटिस्फाई करना है, अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, ठीक है। हम उस कंसंट्रेशन की तरफ सोच ही नहीं रहे। तो ये स्टूडेंट्स असल में आपके पास केल्विन साइकिल है, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था। होपफुली ये आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो आज का हम अपना वर्क फॉर डे 5 यहां तक कंप्लीट करते हैं।